Hello and welcome to ByQs. This is Cheshna and I hope you all are doing fine. आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी के एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हमेशा की तरह चैप्टर को हम 1 घंटे के अंदर करेंगे। कैसे? एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करके, हर एक डायग्राम को कवर करके, और साथ ही साथ एनटीए ने जितने भी इन 10 सालों में जिस भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है हूबहू उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। लेक्चर के एंड में आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी के बाहर तो कोई भी चीज नहीं पूछी गई है। तो इवन इफ पेपर को सिर्फ 20 दिन है, अगर अब भी आप बायो के केस में एनसीईआरटी और पीवाईक्यू ढंग से कर देते हो तो आपके बायो का एक सेफ स्कोर तो सेफ हो ही जाएगा। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो हम बातें तो फिर भी कर लेंगे। आज हम पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एनसीईआरटी पढ़नी है, पीवाईक्यू करनी है। पहली लाइन लिखी हुई है, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। क्या आपको पता है जितना भी कोई, चाहे छोटी सी चींटी हो चाहे बड़ा सा हाथी हो, उनकी जो लाइफ स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से होती है। इस सिंगल सेल को तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इस सिंगल सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। एक ऐसा डिप्लॉइड सेल जिसे हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रही है। फिर आप खुद सोचो, एक छोटे से सेल से, एक सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट हो रही है, इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया? तो देखो, होता क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके सेल्स के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। एक होता है ग्रोथ और दूसरी होती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बोले तो मतलब कि ये सेल डिवाइड करेगा और दो नए सेल बना देगा। अब होता क्या है ना, एक सेल जब डिवाइड करता है तो इस एक सेल से दो नए सेल्स बन जाते हैं। इस सेल को हम बोलते हैं पेरेंट सेल, और जो दो नए सेल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं डॉटर सेल। पर यहाँ पर काम खत्म नहीं होता, ये डॉटर सेल्स भी आगे डिवाइड करती रहती हैं और प्रॉपर एक सेल की लीनिएज, सेल की पॉपुलेशन चलती रहती है। इसी तरह से हमें पता चलता है कि कैसे कॉन्टिन्यूअसली ये साइकिल्स चलती रहती हैं और एक सेल से मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। आई होप आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। ये था इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। मेन पैराग्राफ इस चैप्टर का स्टार्ट होता है सेल साइकिल से। तो सेल साइकिल क्या है? पहली लाइन लिखी हुई है कि चलो जी, सेल साइकिल तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट है तभी तो हम पढ़ रहे हैं नीट के लिए। तो सेल साइकिल में होता क्या है? सेल साइकिल में हम ये पढ़ते हैं कि सेल डिवाइड करता है। अब सेल जब डिवाइड करेगा मतलब एक सेल से नए दो डॉटर सेल बनेंगे, तो इस सेल के अंदर, ओरिजिनल पेरेंट सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी दो डॉटर सेल के अंदर जाएगा। कैसे जाएगा? तो इस सेल को क्या करना पड़ता है, अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना डीएनए रेप्लिकेट करना पड़ता है। साथ साथ में सेल के और भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब जो सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं, वो भी क्या करने पड़ते हैं, उसको डुप्लीकेट करने पड़ते हैं। अब ये सारा का सारा काम जो है ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना जरूरी है, ताकि सेल साइकिल प्रॉपर वे में कंप्लीट हो सके और जो जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है, वो सेल्स में, नए सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो सके। तो यहीं से हमें सेल साइकिल की डेफिनेशन पता चलती है। वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसके दौरान जो सेल है वो अपना जीनोम डुप्लीकेट करेगा, सिंथेसाइज करेगा सेल के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह, और इवेंचुअली दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम सेल साइकिल बोलते हैं। अब ये याद रखना, ऊपर हमने पढ़ा कि सेल के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, एक ग्रोथ और एक रिप्रोडक्शन यानी कि डिविजन। ये जो ग्रोथ है ये हम मेजर करते हैं कि कितना साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ है ये तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जो हमारा डुप्लीकेशन है, मतलब सेल जब डिवाइड करेगा तो उस दौरान जब डीएनए रेप्लिकेट होगा, तो डीएनए रेप्लिकेट एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है सेल साइकिल की। उस स्टेज को हम बोलते हैं एस फेस। ये एस फेस क्या है अभी आगे पढ़ेंगे, पर अभी याद रखो क्योंकि ये 6 बार पीवाईक्यू पूछा गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहां पर होती है, सेल साइकिल के कौन से फेज में होती है, तो वो होती है एस फेज में। चले आगे। ये जितने भी इवेंट्स हैं ये जेनेटिक कंट्रोल के अंडर है, मतलब सेल साइकिल जेनेटिकली रेगुलेटेड है। अब देखो, आपको दिख रहा है ये टॉपिक फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इसमें क्या पढ़ना है? पहले इस पूरे पैराग्राफ में जो लिखा है वो फटाफट से आपको एक डायग्राम में बताती हूँ, फिर 1 मिनट के अंदर हम पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे। देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ ना कि सेल साइकिल 2 फेजेस में डिवाइडेड है। एक तो होता है हमारे पास इंटरफेस, एक क्या होता है हमारे पास, ये पूरा जो मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रही हूँ ये हमारे पास होता है इंटरफेस, और दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है एमफेस। तो बाकी बचा हुआ जो है वो है हमारे पास एमफेस। अब ये जो इंटरफेस है ना बच्चों, ये होता है प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज बोल लो इसको या बोल लो रेस्टिंग फेज। इस टाइम पे सेल एक्चुअली में डिवाइड नहीं करता, तो क्या करता है, सेल खाली बैठा रहता है? नहीं, इस टाइम पे सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। उसको जो प्रोटीन्स, जो एंजाइम चाहिए होता है उन चीजों को वो बनाता है, डुप्लीकेशन करता है, सेल ऑर्गेनेल्स की जेनेटिक मटेरियल वगैरह को रेप्लिकेट करता है। तो ये सारे काम होते हैं। जैसे पूरा साल आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो वो आपका प्रिपरेटरी फेज है। और एम फेज क्या है, जब एक्चुअल में सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुका है। जैसे पूरा साल पढ़े तो वो प्रिपरेटरी फेज, और नीट 1 दिन दिया 3 घंटे में तो वो आपका क्या है,
परफॉर्मिंग फेज। तो ये एम फेज एक्चुअल में परफॉर्मिंग फेज है जिसमें सेल एक्चुअली में डिवाइड हो रहा है। अब आपको सामने से बिल्कुल दिख रहा है कि ये तो जो इंटरफेज है इसकी 3 स्टेजेस हैं, 3 सब स्टेजेस हैं, G1, S और G2। पहला काम ये कर लो, इसको सीक्वेंस में याद कर लो। इंटरफेज के बाद जो एम फेज है ना बच्चों, उसको भी 2 स्टेजेस में डिवाइड कर लेना। एक फेज को तुम प्यार से बोल देना कैरियोकाइनेसिस और बाकी दूसरे फेज को तुम प्यार से बोल देना साइटोकाइनेसिस। मैम कैरियोकाइनेसिस तो यहाँ लिखा हुआ दिख नहीं रहा, पर देखो आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज दिख रहे हैं ना, वो इस कैरियोकाइनेसिस के ही पार्ट है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियर डिवीजन जब होती है तो हम बोलते हैं कि कैरियोकाइनेसिस हो रही है। ये 4 हिस्सों में होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और उसके बाद इवेंचुअली साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन। अब मैंने आपको कहा कि जो इंटरफेज है वो प्रिपरेटरी फेज है। इसको एग्जाम्पल लेंगे हम ह्यूमन सेल से। ह्यूमन सेल जो है, मान लो वो 24 आवर में क्या कर रही है, उसकी सेल साइकिल पूरी हो रही है। तो इसमें से 23 आवर्स तो क्या चलता रहता है, इंटरफेज ही चलता रहता है, मतलब प्रिपरेशन ही चलती रहती है, रेस्टिंग फेज ही चलता रहता है। देखो इंटरफेज को आप रेस्टिंग फेज तो बोल रहे हो, पर साइंटिस्ट ने इसको नाम तब दिया था रेस्टिंग फेज जब उनको प्रॉपरली सेल डिवीजन के बारे में पता नहीं था, एडवांस माइक्रोस्कोपी नहीं थी। तो क्योंकि उनको यहाँ पर सेल डिवाइड करती नहीं दिखती थी तो उन्होंने कहा इस पीरियड में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो रेस्टिंग फेज है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है सेल डिवीजन की। पर क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको रेस्टिंग फेज लिखा है तो हम इसको रेस्टिंग फेज मानकर चलेंगे। दूसरा देखो, बाकी 1 आवर में एक्चुअल में सेल डिवाइड कर रही है, मतलब एम फेज चल रहा है। मतलब कि 95% ऑफ द टाइम तो इंटरफेज चल रहा है और 5% ऑफ द टाइम हमारा एम फेज चल रहा है। यही चीज जब आप ईस्ट के केस में देखोगे तो ईस्ट के केस में तो 90 मिनट्स के अंदर सेल साइकिल हो जाती है। ये आपका पूरा पैराग्राफ हो चुका है। इंटरफेज और एम फेज में डिवाइडेड है सेल साइकिल, ये आपने पढ़ लिया। आगे ये 24 आवर वाला एग्जांपल आपने पढ़ लिया। एम फेज 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। फिर देखो इंटरफेज को हम प्रिपरेटरी फेज बोल रहे हैं, रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं। यहाँ पर सेल ग्रोथ हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है ऑर्डरली मैनर में। इंटरफेज की 3 स्टेजेस हैं, सब स्टेजेस G1, S और G2। G1 बोले तो गैप 1, S बोले तो सिंथेसिस, G2 बोले तो गैप 2। एक चीज यहीं से रट कर जाओ कि अगर कोई पूछ ले डीएनए सिंथेसिस किस में हो रहा है तो वो सिर्फ S फेज में हो रहा है, G1 और G2 में नहीं हो रहा है। एक एक करके इन पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर फटाफट से क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहले वो बोल रहा है G1 फेज के बारे में। G1 फेज वो फेज है, ये कह रहा है ये इंटरवल है माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैम कुछ समझ ही नहीं आया, देखो इस डायग्राम में यहां पर हमने मार्क कर दिया ये G1 है। तो G1 से पहले आपको क्या दिख रहा है, ये M फेज दिख रहा है और G1 के बाद S फेज दिख रहा है। तो आपको G1 किसके बीच में दिख रहा है, M और S के। S में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। बस वही लिखा हुआ है कि G1 वो फेज है जो इंटरवल है माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में। G1 में क्या क्या हो रहा है, तो सेल यहाँ मेटाबॉलिकली एक्टिव है। इस वर्ड को ध्यान से देखो क्योंकि आपको पागल बना दिया जाएगा एक्टिव का इनएक्टिव करके और आपके नंबर गए। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है, साइटोप्लाज्म वगैरह का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, पर यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा। तो मैम डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए सिंथेसिस हो रही है एस फेज में। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आया, समझो इधर देखो। मान लो कोई भी जो सेल है वो G1 फेज में है, G1 फेज में है, तो आप कह रहे हो इसके अंदर अभी इसका जितना डीएनए कंटेंट है ना, हम उसको बोल रहे हैं कि 2C डीएनए कंटेंट है, या ऐसे बोल दो 50 पिकोग्राम है। अब जब एस फेज हो जाएगा ना, एस फेज के बाद यहाँ पर डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, यानी 2C का 4C हो जाएगा और 50 पिकोग्राम को आप लिख दोगे कि 100 पिकोग्राम हो गया। फिर G2 में मैम, क्या G2 में दोबारा ही तामझाम होगा, नहीं, G2 में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, कोई डबलिंग नहीं होती, तो जितना S में उतना रह जाएगा 4C और 100 पिकोग्राम। लेकिन अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं, मैं बोल रही हूँ कि कोई डिप्लॉइड सेल है, उसके पास 10 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो वो G1 में 10 है, तो S में कितना होगा, क्या क्रोमोसोम नंबर भी डबल होंगे, नहीं। याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है ध्यान से, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, तो इसमें भी 10 और इसमें भी 10। ये लाइन बहुत बार पीवाईक्यू में आई हुई है, इससे क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है। इनिशियल अमाउंट आपने सोच लिया डीएनए का 2C है, तो एस फेज में वो इंक्रीज होकर 4C हो जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं होगा। कोई सेल अगर डिप्लॉइड है G1 में तो एस फेज के बाद भी वो डिप्लॉइड ही होगा, उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। एक और चीज याद रखो, एस फेज में एनिमल सेल्स में डीएनए रेप्लिकेशन तो होता ही है, सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होता है। सेंट्रियोल का क्या काम है, तो सेल डिवीजन में काम है। एनिमल सेल क्यों बोला हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है प्लांट सेल के अंदर तो सेंट्रियोल क्या होता है, एब्सेंट होता है, याद हो जाएगा।
फिर आता है G2 स्टेज। G2 स्टेज पे वो प्रोटीन्स बन रहे हैं जो आगे माइटोसिस के लिए, एम फेज के लिए जरूरी है, क्योंकि G2 के बाद तो सीधा एम फेज स्टार्ट हो रहा है। अब देखो कुछ सेल्स क्या करते हैं ना, देखो इवेंचुअली तो G1 के बाद S आना है, G2 आना है, पर कुछ सेल G1 के बाद डिसाइड करते हैं कि हमें आगे डिवाइड ही नहीं होना है, तो वो एग्जिट कर जाते हैं एक स्टेज पे, एक इनएक्टिव स्टेज पे, जिसको हम G0 स्टेज बोलते हैं। अब डिपेंड करता है ये जो G0 स्टेज पे ये सेल्स गएंगे, टेम्परेरीली भी चल सकते हैं और परमानेंटली भी जा सकते हैं। भी परमानेंट G0 में चले गए, ये इनएक्टिव हो गए, ये आगे डिवाइड नहीं होंगे, तुम एड़ी चोटी का बल लगा लो, ये आगे डिवाइड नहीं होंगे। ऐसे सेल्स का एग्जाम्पल है हमारे पास हार्ट सेल और न्यूरॉन्स जो होते हैं, या फिर नर्वस सिस्टम के जो सेल होते हैं ना वो। लेकिन स्किन सेल की बात करें, वो G0 में चले जाएंगे, G1 के बाद G0 में चले जाएंगे, लेकिन अगर उनकी दोबारा जरूरत है डिवाइड करने की तो वो डिवाइड भी हो जाएंगे। सपोज कहीं चोट लग गई है और वहां पर उन सेल्स को रिप्लेस करना है, तो वो दोबारा से G0 के बाद अपनी पूरी साइकिल प्रॉपरली नॉर्मल वे में कंटिन्यू भी कर लेंगे। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं G0 स्टेज। G0 स्टेज यानी कि क्वीसेंट स्टेज भी बोलते हैं। सेल्स यहाँ मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, पीवाईक्यू में तुम्हें पागल बना रखे हैं, यहाँ एक्टिव की जगह इनएक्टिव बोल दिया, लेकिन वो प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। प्रोलिफरेट मतलब कि डिवाइड नहीं करेंगे। याद रखना कहाँ से एग्जिट होने के बाद, G1 के बाद एग्जिट होने के बाद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि G1 के बाद एग्जिट होने के बाद वो G0 स्टेज पे जाते हैं। क्लियर है, हो जाएगा। माइटोसिस जो होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है, वो होती है सोमैटिक सेल्स में, मतलब बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं, मतलब जो जर्म सेल्स नहीं है। होगा क्या ना माइटोसिस में, देखो ये सेल है, मान लो ये 2n है, मतलब इसमें हर एक क्रोमोसोम पेयर में है, तो ये सेल जब डिवाइड होकर 2 नए सेल बनाएगा ना, तो सेल का नंबर तो बन गया, पर क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे, वो सेम ही रहेंगे। क्लियर है, हो जाएगा। सिर्फ एक इसका एक्सेप्शन आप आगे अभी पढ़ोगे, कहां पर हैप्लॉइड सेल्स में कहां पर हो रही है, जो मेल हनी बीज हैं वहां पर हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोटिक डिवीजन देखने को मिल रही है, और प्लांट्स के केस में आपको माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स में दिखती है। यहां तक के क्वेश्चन लगाते हैं, फिर करते हैं हम अपना एमफेस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये सीक्वेंस पूछा हुआ है आपको, G2 साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, सिंथेसिस, गैप 1 फेज दिया हुआ। तो सबसे पहले तो इंटरफेस में गैप 1, फिर सिंथेसिस, फिर गैप 2, फिर हमारे पास माइटोसिस एम फेज आ जाता है। एम फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। सीक्वेंस क्या होगा, G1 सिंथेसिस, G2 कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये आपका सीक्वेंस है। फिर देखो यहाँ पर आपको अलग अलग फेजेस दिए हुए हैं, G2, G1, G0, S। अगर आपको कुछ भी नहीं आता इनमें से, मैंने आपको कहा था ये याद रखो, S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन वाले पॉइंट को S फेज से मैच कर दो। ठीक है, मतलब B का तो 4 आ गया। अब आपको कुछ भी ना आता हो, सिर्फ एक ऑप्शन में B का 4 है, आंसर आपको मिल चुका है, बाकी सारे ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर देना। फिर भी हम पूरा करेंगे। वो कह रहा है सेल्स जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव भी हैं और प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड भी करेंगे, तो फिर G1 है, क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव और नॉन प्रोलिफरेट होता तो वो G0 हो जाता। G0 पे भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं पर प्रोलिफरेट नहीं करते, पर यहाँ प्रोलिफरेट लिखा हुआ है, तो हमारे पास A का 2 हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन S फेज में हो गया। प्रोटीन सिंथेसाइज कब होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज G2 में होते हैं, और क्वीसेंट स्टेज क्या है, तो वो G0 है। ये हमारा 2024 का क्वेश्चन था। यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए रेप्लिकेशन S फेज में हो रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो कह रहा है फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम है, मतलब डिप्लॉइड कंटेंट कितना है, 8 क्रोमोसोम है। इंटरफेस के टाइम में G1 फेज में 8 क्रोमोसोम है, S फेज के बाद कितने होंगे। मैंने कहा था डीएनए कंटेंट डबल होता है पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहते हैं, सेम रहते हैं। मैंने कहा था ना इस पे PYQ है, तो ये 2021 का PYQ है, आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर अगेन ऊपर सीक्वेंस किया सेल साइकिल का, यहाँ पर सीक्वेंस है, कर लोगे। सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, इस लाइन में हमने पढ़ा है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कब करता है, एस फेज के दौरान करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वीसेंट स्टेज, क्वीसेंट कौन सी स्टेज है, तो G0 स्टेज है। फिर बोला हुआ है G0 स्टेज में सेल साइकिल में सेल जो है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव रहता है। कहा था ऐसे पागल बनाएंगे, क्योंकि सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं रहता, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहता है पर डिवाइड नहीं करता, प्रोलिफरेट नहीं करता, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। पर स्टेटमेंट 2 देखो, द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन इन एस फेज ऑफ इंटरफेज, ऊपर भी ये PYQ में था, कब था, ये रहा 2021 में, डुप्लीकेशन एस फेज में कर रहा है, ये करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 क्या हो गई, करेक्ट। सेम जो ऊपर आपने क्वेश्चन पढ़ा, सेम हूबहू क्वेश्चन है, ये पूछा गया था आपसे 2024 में, और ये क्वेश्चन आपसे 2023 में पूछा गया। फिर अगेन यही क्वेश्चन है जो आपसे 2020 में पूछा गया। आराम से इसको स्क्रीन को पोज करो,
इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ो, इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लो, रिकॉल कर लो, क्योंकि देखो बार बार पूछा जा रहा है। फिर देखो वो क्या कह रहा है, करेक्ट सीक्वेंस बता दो सेल साइकिल का। तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, 2 बार ऊपर पढ़ लिया, 2019 में आ रहा है। फिर देखो मेन फंक्शन क्या है स्पिंडल फाइबर्स का माइटोसिस में, ये अभी हमने पढ़ना है। देखो हमारा हो गया सेल साइकिल का इंटरफेस हो गया। अब आ जाओ एम फेज। एम फेज को आपने याद रखना है पीमेट। पहले हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे एम फेज में, फिर पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। तो पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना, तुम बस शांति से बैठो, तुम मेरी बात सुनते जाओ। देखो प्रोफेज में क्या हो रहा है, देखो होगा क्या ना, देखो इंटरफेस में जब आपने ये देखा सेल का स्ट्रक्चर देखा, तो यहाँ बाहर तो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है पूरी, और अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए पड़ा हुआ है ना, ये कंडेंस फॉर्म में, टेंगल्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है। इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। बच्चों देखो जब प्रोफेज आएगा, पहले मैं इस सेल के उसमें बता रही हूँ, जब प्रोफेज आएगा, प्रोफेज में ना ये जो क्रोमैटिन है ना, ये थोड़े थोड़े कंडेंस होने लगेंगे, मतलब ये एक शेप अटेन करने लगेंगे। फुल्ली अभी ऐसे क्रोमोसोम की शेप नहीं ये लेंगे, फुल्ली क्रोमोसोम की शेप नहीं लेंगे, पर ये ना ऐसे शेप तो है जो ये लेने लग जाएंगे, मतलब ये क्रोमोसोम शेप लेने लग जाएंगे ऐसे, ठीक है। मतलब ये जो टेंगल मटेरियल था, क्रोमैटिन था, ये अनटेंगल हो गया, ये खुलने लग गया, कंडेंस होने लग गया, एक प्रॉपर शेप लेने लग गया। ये जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन थी ना, ये डिसअपियर होने लग जाएगी। ये मेम्ब्रेन जो पूरी इंटैक्ट थी, ये डिसअपियर होने लग जाएगी, पर फुल्ली अभी डिसअपियर नहीं होगी। फुल्ली डिसअपियर अगली स्टेज में मेटाफेज में होगी, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ था। इस सेल को मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। एस फेज में हम ऊपर पढ़ के आए, इंटरफेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ था। लेट से ये मैंने सेंट्रियोल बना दिया, ठीक है। ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स में जाने लगेगा। कहाँ जाने लगेगा? अपोजिट पोल में। ये आपका पूरा प्रोफेस था। मैम इतनी जल्दी प्रोफेस हो गया? बिल्कुल हो गया। जो 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते करेंगे। अब तुम्हें फटाफट से समझ में आएगा। देखो प्रोफेस फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की, एस और फिर G2। पहले G1 फेज, एस फेज, फिर G2 फेज हुआ, फिर प्रोफेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? इसको आप बोल सकते हो कि इन द एस और G2 फेज में क्या हुआ, डीएनए मॉलिक्यूल बने थे, लेकिन वो डीएनए मॉलिक्यूल इंटरवाइंड थे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग यूनिट बने थे, इंटरवाइंड थे, ऐसे टेंगल्ड थे, ठीक है। अब एक तो उनकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी क्रोमोसोमल मटेरियल में, मतलब ये जो टेंगल्ड मास है ना डीएनए का, ये ऐसे क्रोमोसोम बनाने लग जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पर क्या है, जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुआ था एस फेज में, वो अपोजिट पोल में जाने लगेगा। अभी मैंने बताया था ना कि सेंट्रोसोम जो है वो भी कहाँ जाने लगेगा, अपोजिट पोल में। और कंक्लूजन देख लो, यही चीजों को पॉइंट्स पे बनाकर लिखा हुआ है, सेम ही चीजें, कि क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होने लगा है। अब आप क्रोमोसोम को ऐसे देख सकते हो कि ये बीच में सेंट्रोमियर है और ऐसे 2 क्रोमैटिड आपको दिख रहे हैं क्रोमोसोम में, ठीक है। क्लियर है? दूसरा आपको बोल रहा है कि जो सेंट्रोसोम जो था, ये जो स्ट्रक्चर था जो सेल डिवीजन के लिए आगे चाहिए होता है, सेंट्रोसोम, ये अपोजिट पोल में जाने लगा है, एक इस पोल पे एक इस पोल पे। इस सेंट्रोसोम पे ना माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो असेंबल होती हैं और वो क्या करती हैं, वो ऐसे फाइबर्स बना देती है, जिनको हम एस्टर फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर रेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सेंट्रोसोम और ये एस्टर रेस मिलके बना देते हैं एस्टर। क्या बना देते हैं? एस्टर। एनसीईआरटी में यहाँ पर गलती है, यहाँ पर देखो पूरा पढ़ो फिर समझना। सेंट्रोसोम जिसकी डुप्लीकेशन हुई थी वो अपोजिट पोल में जाने लगे, ये आपको पता है। वो कह रहा है सेंट्रोसोम से रेडिएट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको एस्टर्स बोलते हैं। यहाँ इसने एस्टर्स लिख दिया गलती से एनसीईआरटी ने, जबकि ये क्या है, एस्टर रेस है। अब देखो कैसे पता चला, क्योंकि अगली लाइन में लिख रहा है द 2 एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर। देखो ये सेंट्रोसोम, इसमें से ये एस्टर रेज निकल रही हैं, ठीक है, और ये स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल बना रहे हैं। तो ये इसको सेंट्रोसोम और ये जो एस्टर रेज है, इसको मिला के हमने एस्टर बोल दिया एक साथ, और इसके साथ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं साथ में जब हम इसको मिलाएंगे तो हम इसको बोल देंगे ये माइटोटिक अपरेटस है। क्या है? माइटोटिक अपरेटस। यहाँ पर एस्टर, इसको एस्टर लिख दिया, फिर बोल दिया 2 एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर। अगर इनको अलग अलग से एस्टर लिखते तो सिर्फ ये 2 थोड़ी, ये तो बहुत सारे हैं फिर। तो एस्टर इस कंबाइंड यूनिट को बोल रहे हैं, एस्टर रेज और सेंट्रोसोम की, ठीक है। हो जाएगा ये चीज, क्लियर है? और माइटोटिक स्पिंडल कहाँ हो गया, क्या हो गया, एस्टर प्लस में स्पिंडल फाइबर जो है उनको हम माइटोटिक अपरेटस बोल देंगे। क्लियर है? हो जाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगी, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सारे भी डिसअपियर होने लगेंगे। आपको 2 डायग्राम दिख रहे हैं, एक अर्ली प्रोफेस एक लेट प्रोफेस। इसमें थोड़ा थोड़ा हम दिखा रहे हैं क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो रहा है, लेट प्रोफेस तक काफी हद तक कंडेंस हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होते हुए जा रहे हैं। यहाँ जो सेंट्रोसोम थे जो डुप्लीकेट हुए थे वो अपोजिट पोल में जाने लगेंगे, गोल्गी अपरेटस वगैरह भी क्या होंगे, डिसअपियर होने लग जाएंगे। फिर आता है अगली स्टेज, मेटाफेज। अब आपको कोई बोले कि प्रोफेज में ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसअपियर हो गया, गलत है।
क्योंकि वो डिसअपियर होनी स्टार्ट हुई है, काफी हद तक डिसअपियर हो गया, पर वो फुल्ली डिसइंटीग्रेशन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होगा वो मेटाफेज में होगा। क्लियर है? तो मेटाफेज की बिगनिंग ही तब होती है जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी की पूरी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। यहाँ पर क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो जाते हैं, कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं, इतनी अच्छी तरह दिखते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर कि इस स्टेज में सबसे अच्छी मॉर्फोलॉजी आप क्रोमोसोम की पढ़ सकते हो। ठीक है, क्रोमोसोम आपको ऐसे दिख रहा है, ये सेंट्रोमियर है, ये 2 क्रोमैटिड्स है। ठीक है, और यहाँ सेंट्रोमियर के ना साइड्स पे ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको काइनेटोकोर बोलते हैं। इन काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होते हैं। ठीक है, ये इधर आप लाइन पढ़ोगे कि स्मॉल डिश शेप जो स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रोमियर के स्ट्रक्चर पे, वो काइनेटोकोर है, उनके साथ स्पिंडल फाइबर्स जो है अटैच होते हैं, जो क्रोमोसोम को पोजीशन दिलवाने में हेल्प करते हैं। अब ये जितने भी क्रोमोसोम है ना, देखो पहले इस पे स्पिंडल फाइबर्स इनके काइनेटोकोर से अटैच हो गए, ये स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच हो गए। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स है इनको एक प्रॉपर ऐसे इक्विटोरियल प्लेट पर लेकर आएंगे, इसको हम बोलते हैं कि ये मेटाफेजिक प्लेट है या इक्विटोरियल प्लेट है। ये मेटाफेज के सारे करेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो कंक्लूजन पढ़ो, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो गए, क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे आ गए, और क्या हो गया, इक्वेटर पे प्रॉपर आ गए, तो फिर ऐसे यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट बन रही। क्लियर यहाँ तक? तीसरा होता है एनाफेज। अब खुद सोचो, यहाँ पर मैं बनाती हूँ, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, ये इसके क्रोमैटिड्स हो गए, ये था हमारे पास काइनेटोकोर, और ये इसके ऊपर लगे हुए हैं स्पिंडल फाइबर। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आता है जिसको एपीसी बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम सैपरेज एंजाइम बोलते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, इनको ऐसे क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड है उनको सेपरेट करवाते हैं, तो ये हमें कुछ ऐसे दिखने लगेंगे, एक क्रोमैटिड इधर आ गया और एक क्रोमैटिड इधर आ गया, और ये स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच है। मतलब यहाँ पर एक ये जो क्रोमोसोम है इसके क्रोमैटिड सेपरेट हो गए। ठीक है, और ये अलग अलग क्रोमैटिड फिर क्या करेंगे, अलग अलग क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेंगे। तो एनाफेज में अपना क्या हो रहा है, कोई आपसे पूछ ले शॉर्टेस्ट फेज माइटोसिस का क्या है, तो शॉर्टेस्ट फेज हमारे पास एनाफेज है। जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेज प्लेट पे जो अटैच थे, अरेंज थे, वो स्प्लिट हो चुके हैं 2 डॉटर क्रोमैटिड्स में। इन्हीं डॉटर क्रोमैटिड्स को हम डॉटर क्रोमोसोम भी बोल रहे हैं, और इवेंचुअली ये माइग्रेट होने लगेंगे पोल्स की तरफ, सेपरेट होके देखो पोल्स की तरफ ये माइग्रेट होने लगे। क्लियर होगी ये बात? चले आगे। अब देखो यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर जो आपको क्रोमोसोम, मतलब ये जो क्रोमैटिड क्रोमोसोम की तरह मूव हो रहे हैं, इनका जो सेंट्रोमियर होगा वो डायरेक्टेड होगा पोल्स की तरफ। देखो सेंट्रोमियर जो है पोल्स की तरफ डायरेक्टेड है, और आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म्स इनके पीछे। क्लियर है? हो गई ये बात? चले कंक्लूजन पढ़ लो। सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, ये क्रोमोसोम था, इसका सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, तो ये क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गए, और ये क्रोमैटिड्स पोल्स की तरफ जा रहे। लास्ट स्टेज आती है टीलोफेज। टीलोफेज क्या है, यहाँ पर देखो, जो चीज प्रोफेज में हुई थी टीलोफेज में बिल्कुल उसका अपोजिट होगा। प्रोफेज में क्या हुआ था, जो क्रोमैटिन था, टेंगल्ड मटेरियल था, वो कंडेंस होने लगा था, क्रोमोसोम की शेप लेने लगा था। अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, पर अब ये क्या करेंगे, ये डीकंडेंस हो जाएंगे, ये दोबारा से क्रोमैटिन बनेंगे। वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी, यहाँ रीअपियर हो जाएगी दोबारा से। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर रीअपियर हो जाएगी। वहां गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुए थे, यहाँ रीअपियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो फाइनल स्टेज जो कैरियोकाइनेसिस की है वो टीलोफेज है। अब यहाँ पर दोबारा जो क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स की तरह बिहेव करें, वो पोल्स पे पहुंचे हैं जो, वो दोबारा से अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देंगे, वो दोबारा से ऐसे मास बन जाएगा, प्रॉपर टेंगल्ड एक मास बन जाएगा, क्रोमैटिन बन जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह वापिस से आ जाएगी, गोल्गी अपरेटस ईआर दोबारा बन जाएगा। ये टीलोफेज आपको दिख रहा है, ये टीलोफेज हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो इवेंचुअली देखो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन हम क्यों बोलते हैं, 4 क्रोमोसोम से शुरू किया था, इवेंचुअली 2 सेल यहाँ पर बन रही है, अभी 2 सेल बनते हुए भी दिखाएंगे, 2 सेल यहाँ पर बन रही है, और दोनों में ही 4-4 क्रोमोसोम है। सेल तो डिवाइड करेगी, क्रोमोसोम नंबर सेम। ये हो गई अपनी कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल की डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो ये एनिमल सेल में होता है सेल फरो मेथड से। किस मेथड से? सेल फरो मेथड से। और प्लांट सेल में यही चीज किससे होती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन से। मान लो मैं टीलोफेज स्टेज बना रही हूं, ये टीलोफेज स्टेज है। ठीक है जी, ये क्या है, एक सेकेंड, ये टीलोफेज स्टेज है अपने पास। ठीक है, अब यहां पर एनिमल सेल में क्या होता है ना, बीच में एक रिंग बनती है सेंटर में, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, और ये सेंटर से पेरीफेरी तक जाती है, मतलब किनारे तक जाती है, किनारे तक जाती है, और ये ऐसे सेल में फरो क्रिएट करवा देती है। धीरे धीरे ये सेल फरो डिपेंड होता है।
डिपेंड होता है और डिपेंड होता जाता है और इवेंचुअली ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ये सेंट्रियोल और ये क्रोमैटिन पूरा, ये सेंट्रियोल और ये क्रोमैटिन पूरा। क्लियर है? ये था हमारे पास एनिमल सेल में। फिर मैम प्लांट सेल में कैसे होता है? प्लांट सेल में सोचो ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल का हम टीलोफेज देख रहे हैं, ठीक है, तो ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है, ये अंदर इसका क्रोमैटिन है पूरा, ठीक है। प्लांट सेल में ना यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है बीच में जिसको हम बोलते हैं सेल प्लेट। इवेंचुअली पहले बनता है हमारे पास फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट क्या है? यहाँ पे गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबके जो रेजिडुअल मटेरियल है, मतलब इन सबका जो रेजिड्यू है वो फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं, ठीक है। वो फ्रेगमोप्लास्ट फिर कन्वर्ट होता है मिडल लैमेला में, ठीक है। जब वो सीक्रेट क्या करता है? जब वो सीक्रेट करता है कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट, और इवेंचुअली ये सेल आगे क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है 2 नए सेल्स में। तो सेल प्लेट मेथड आप किस में देखते हो? प्लांट्स में, और फरो मेथड आप किस में देखते हो? एनिमल में। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है। आप एनिमल सेल में देख रहे हो कि फरो बनता है, फरो ग्रेजुअली डीपन होता है, अल्टीमेटली 2 सेल बन जाते हैं। प्लांट्स में आप क्या देखते हो? प्लांट्स में आप देखते हो कि सेल प्लेट बनती है, सेल प्लेट को ही हम मिडल लैमेला भी बोल रहे हैं। हो जाएगा ये सब कुछ। अब देखो हम बोल रहे हैं कि सेल डिवीजन के टाइम पे कैरियोकाइनेसिस भी हो रही है, साइटोकाइनेसिस भी। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड करता रहता है पर सेल वॉल नहीं बनती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती। मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है पर साइटोकाइनेसिस नहीं होती। जैसे हम कोकोनट वाटर देखते हैं, कोकोनट का जो वाटर है वो कुछ नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, वहां सेल डिवीजन नहीं, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, कैरियोकाइनेसिस हुई है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोल देते हैं एंडोस्पर्म। तो एग्जाम्पल है इसका कोकोनट वाटर। क्लियर है? तो चलो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम फटाफट से, जो क्वेश्चंस हमने नहीं देखे हैं। हमने यहां तक क्वेश्चन कर लिए थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। वो कह रहा है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मेटाफेज में। तो बिगनिंग में ही हमने पढ़ा फर्स्ट टाइम में, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन मार्क्स द बिगनिंग ऑफ मेटाफेज। क्रोमोसोम यहाँ हाईली कंडेंस होते हैं, बिल्कुल इतने कंडेंस होते हैं कि उसको माइक्रोस्कोप में प्रॉपर उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ सकते हो। मेटाफेज क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड। मैंने कहा था ये सेंट्रोमियर है और ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड आपको दिख रहे हैं। ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड। तो 4 सिस्टर क्रोमेटिड तो है ही नहीं, तो यही इनकरेक्ट है। बाकी वो मेटाफेज के लिए कह रहा है क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। अगला है तुम्हारे पास, इसमें भी तुम्हें इनकरेक्ट बताना है। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे लाई कर रहे हैं, बिल्कुल। स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो रहे हैं, नहीं। मैंने कहा ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम है अपना। यहाँ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं, ये अपना गलत ऑप्शन हो गया। क्रोमोसोम डीकंडेंस एंड टीलोफेज, टीलोफेज में क्रोमोसोम डीकंडेंस होते हैं, दोबारा से क्रोमैटिन में कन्वर्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एट एनाफेज, बिल्कुल। इससे पहले तो देखो ये सिस्टर क्रोमैटिड के साथ ही मेटाफेज में था। एनाफेज में क्या हो रहा है? एनाफेज वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो रहे हैं और ये क्रोमोसोम की तरह बिहेव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर कब होती है? मेटाफेज में होती है। फिर सेल ग्रोथ के टाइम, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ के टाइम पे डीएनए सिंथेसिस एस फेज में हो रहा है। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से चिपकते हैं। रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, देख लो आराम से। फिर देखो ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, ये अभी मियोसिस पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ये डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम किसका है? तो ये डायग्राम एनाफेज का है, ठीक है जी, हो गया। ये क्वेश्चन तो अभी मियोसिस करके होगा, मियोसिस जब पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो आ जाओ अपना, आगे हम चलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का? देखो, एक तो बॉडी में जितनी भी सोमैटिक सेल्स हैं वो माइटोसिस से ही डिवाइड हो रही हैं, जिसमें मान लो ये एक सेल है, ये 2n है, तो इससे नई सेल जो बनेगी उसका भी जो कंटेंट होगा वो 2n ही होगा, वो भी डिप्लॉयड होगा। जैसे हमारी स्किन सेल, हमारी ब्लड सेल, जिनका एक प्रॉपर कुछ डेज का लाइफ स्पैन है, तो उनको बार बार डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए? माइटोसिस चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो को मेंटेन करने के लिए। अब मैम ये क्या बनाए? देखो ये कोई सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मान लो मैं कह रही हूँ 10 है, और साइटोप्लाज्म का कंटेंट मान लो मैं कह रही हूँ साइटोप्लाज्म का कंटेंट है 20, ठीक है। अब या 25 मान लिया, मैं 20 मान लिया, चलो 20 मान लिया, ठीक है। अब ये सेल ग्रो करी है, मतलब इसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ। न्यूक्लियस में तो उतने ही क्रोमोसोम रहेंगे 10, साइटोप्लाज्म अब हो गया 20 से 40, मैं ये कह रही हूँ। अब इसका न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो देखो, 10 अपॉन में 20, यहाँ पर कितना होगा? 10 अपॉन में 40, ये आ गया 1/2 0.5, और ये आ गया 0.25। जैसे जैसे सेल बड़ी हो रही है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो डिक्रीज हो रही है।
तो ये सेल अपनी न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो को मेंटेन करने के लिए कि इसकी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की रेशो मेंटेन रहे, 2 सेल में डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो ये माइटोसिस का हमारा क्या है, सिग्निफिकेंस है। क्या है ये हमारा माइटोसिस का सिग्निफिकेंस, इन न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो को मेंटेन करेगा। तो एग्जांपल इसका पढ़ लो, माइटोसिस यानी इक्वेशनल डिवीजन डिप्लॉइड सेल्स में हो रही है, लेकिन कुछ सोशल इंसेक्ट में हैप्लॉइड सेल्स में भी हो रही है, जैसे मेल हनी बी में। दूसरा क्या है, माइटोसिस में क्या हो रहा है, क्या कहते हैं, नॉर्मल जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ माइटोसिस से हो रही है। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रहा है। कोई सेल जैसे मान लो स्किन की सेल यहाँ चोट लग गई तो इन सेल्स को रिपेयर करने में, नई सेल्स बनाने में हेल्प कर रहा है। ब्लड सेल्स जिनका आरबीसीज का प्रॉपर ऐसे 120 डेज का लाइफ स्पैन है तो उनको रिप्लेस करवा रहा है। चले आगे, अगला हमारे पास आता है मियोसिस। मियोसिस हमारे पास होता है रिडक्शनल डिवीजन। पहले तो इसको आराम से एक नॉर्मल वे में समझो। मान लो ये एक सेल है, ये सेल में डिप्लॉइड कंटेंट है, हर एक क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है। इस सेल ने डिवाइड किया मियोसिस से। मियोसिस 2 स्टेजेस में होती है, मियोसिस 1 यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। ये सेल 2 में तो डिवाइड हो गया, पर क्रोमोसोम नंबर दोनों में कितना हो गया, हाफ। अब दूसरी जो डिवीजन होगी मियोसिस 2, ये सेल 2 नए सेल बना देगा। ठीक है, ये सेल भी 2 नए सेल बना देगा, पर क्रोमोसोम नंबर सब में कितना रहेगा, सेम रहेगा। तो मियोसिस 2 जो है वो क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। तो एक सेल से इवेंचुअली यहाँ 4 सेल बन रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है, हाफ। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ मियोसिस 2 बार हो रही है तो क्या इंटरफेस 2 बार होगा, क्या डीएनए 2 बार सिंथेसाइज होगा? नहीं, डीएनए सिंथेसिस एक बार ही होगी। मियोसिस 1 से पहले जो इंटरफेस चलेगा उसमें जो डीएनए सिंथेसिस हो गई, दोबारा से डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी। इस पॉइंट को याद रखना, हो जाएगा। चले आगे। अब देखो मियोसिस हमें करना क्यों है, ये जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब कि एन होते हैं। कैसे बनते हैं, देखो ध्यान से देखो। मेल्स में जो इमेच्योर जर्म सेल होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है। इसमें जब मियोसिस होगी तो ये बना देगा स्पर्म, और स्पर्म हमारे पास क्या होते हैं, हैप्लॉइड यानी कि एन। ऐसे ही फीमेल्स में जो प्राइमरी इमेच्योर जर्म सेल है वो oogonia है। oogonia भी 2n है। इसमें जब मियोसिस होगी तो बन जाएगा ओवम, और ओवम क्या है, एन। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन की वजह से यहाँ जाइगोट बनेगा। जाइगोट के पास स्पर्म से 23 क्रोमोसोम, ओवम से 23 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे टोटल। मतलब जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड। यानी मियोसिस से जर्म सेल बन रहे हैं, हैप्लॉइड जर्म सेल, पर फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो कंटेंट होगा, डिप्लॉइड कंटेंट होगा ऑर्गेनिज्म का, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, जब जाइगोट बनेगा। इस फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है, वो कैसे रिजल्ट होता है, यहाँ गैमेट्स यूज करते हैं। गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, उनमें हर एक क्रोमोसोम की सिर्फ एक एक कॉपी होती है। तो गैमेट्स कैसे बनते हैं, प्रॉपर एक सेल डिवीजन होती है जिसको मियोसिस बोलते हैं, जिससे हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, अब ये जो हैप्लॉइड गैमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर कर देता है। ये ऊपर हम सारा पढ़ चुके हैं। मियोसिस 2 स्टेजेस में, ये भी मैं बता चुकी हूँ, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 क्या है, तो ये रिडक्शनल डिवीजन है, और मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसी इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस 1 की 4 स्टेज पढ़ोगे, मियोसिस 2 की भी 4 स्टेज पढ़ोगे, प्रो, मेटा, एना, टीलो। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक टेम्पररी सा छोटा सा फेज होता है, प्रिपरेटरी फेज, जिसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। अब देखो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की बात कर रहे हैं सबसे पहले हम। तो ये बात पहले, मेरी सबसे पहली बात याद रखो, प्रोफेज 1 सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे लंबी स्टेज है। इसकी अपने आप में आगे 5 सब स्टेजेस है। प्रोफेज 1 हो गया तो सब हो गया, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है, लेजिट कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पहली बात मेरी कहने पे मानो, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, पहली बात मान लो मियोसिस 1, प्रोफेज 1, इसकी 5 स्टेजेस को 4 बार कॉपी पे लिखो, याद करो सीक्वेंस में। पहली स्टेज है हमारे पास लेप्टोटीन। पहली स्टेज, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ, पहली स्टेज है हमारे पास लेप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये पांचों की पांचों याद कर लो। इन पांचों की पांचों में क्या होना है ये याद करते हैं। सबसे पहले देखो माइटोसिस में तुमने जब प्रोफेज पढ़ा तो तुमने क्या देखा, बी क्रोमेटिन मटेरियल था, ये कंडेंस होना स्टार्ट होगा। यहां पर भी वही होगा, पर यहाँ ये 5 हिस्सों में धीरे 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 होगा। वहां पर सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुआ था स्पेस में, अपोजिट पोल पे भी जा रहा था, यहां पर भी जा रहा है, यहां पर ये धीरे 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 जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लेप्टोटीन स्टेज पे क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल होंगे लाइट माइक्रोस्कोप में, क्योंकि इनकी कंपैक्टेशन, कंडेंसेशन स्टार्ट होगी। देखो इंटरफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्रोमेटिन हमें ऐसे दिख रहा है।
लेप्टोटीन में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटरफेस में इंटैक्ट था, लेप्टोटीन में थोड़ी थोड़ी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगी है, और ये जो क्रोमैटिन था ये ऐसे कंडेंस होने लगा, तो ये हमें दिखने लगा। ठीक है, ये जो सेंट्रोसोम थे डुप्लीकेट हुए थे जो, ये अपोजिट पोल में जाने लगे हैं। अब ये जो पूरी स्टेज आपको दिखती है ना, ये क्रोमोसोम और ये सेंट्रोसोम की, ये ऐसे लगता है कि कोई फ्लावर का बुके है, तो इसीलिए लैप्टोसीन स्टेज को हम बुके स्टेज भी बोलते हैं। क्लियर? लेप्टोटीन के बाद हमारे पास दूसरा आ जाता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। देखो कैसे, देखो ध्यान से देखते जाओ, जो जो भी फिगर्स मैं बना रही हूँ। मान लो ये मैंने क्रोमोसोम नंबर 1 बना दिया, या ऐसे बनाते हैं इसको, ये मैंने क्रोमोसोम नंबर 1 बना दिया, तो डिप्लॉइड सेल है, क्रोमोसोम नंबर 1 की दोनों कॉपी बना दी। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1, इनको आपस में हम बोलते हैं कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या आएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। इन होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है कैसे? बीच में एक प्रोटीनिशियस कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से इनकी पेयरिंग होने लगती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर क्रोमोसोम कैसे दिख रहे हैं? जैसे दिखते हैं हम उसको बोलते हैं बाइवेलेंट, यानी 2 क्रोमोसोम, या फिर टेट्राड, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्या है? क्रोमैटिड्स हैं, तो टेट्राड या बाइवेलेंट। तो देखो लेप्टोटीन में याद रख लिया बुके स्टेज, जाइगोटीन में क्या याद रखोगे? साइनेप्सिस हो रही है। क्यों? क्योंकि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, क्रोमोसोम बाइवेलेंट और टेट्राड की तरह दिख रहे हैं। अब ये जो फर्स्ट 2 स्टेजेस है ना अपने पास, ये जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं लेप्टोटीन और जाइगोटीन, ये बहुत छोटी स्टेजेस हैं, शॉर्ट लिव्ड स्टेजेस हैं। इसके बाद वाली जो स्टेज आती है पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होता है? देखो पैकेटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कैसे? देखो ये एक क्रोमोसोम था, ये एक हमारे पास क्रोमोसोम है, इसकी क्रोमैटिड्स को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। ये क्रोमोसोम नंबर 1 था, ये भी इसके साथ का क्रोमोसोम नंबर 1 था। इस क्रोमोसोम के अपने जो क्रोमैटिड है सिस्टर क्रोमैटिड है, पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम के आपस में जो क्रोमैटिड्स हैं इनको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इनमें होती है क्रॉसिंग ओवर। कैसे? मान लो ये एक क्रोमोसोम था और ये एक क्रोमोसोम था, तो यहाँ पर इनकी क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है, मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बनता है ना, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो कोई पूछे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ बन रहा है? पैकेटीन में बन रहा है। एंजाइम यहाँ पर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेस। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेस। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो पैकेटीन को पढ़ो कि ये जो 4 क्रोमोसोम्स क्रोमैटिड्स थे क्रोमोसोम के, इनको बाइवेलेंट या टेट्राड बोलते हैं। ये क्लियरली दिख रहे हैं। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखेगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्यों दिखता है? कहाँ दिखता है? जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर किसमें हो रही है? होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेस। हो गया? क्लियर है? हो जाएगा। चले आगे। आगे देखो, जो हमारी 4th स्टेज है, 4th स्टेज होती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा? देखो इन क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्सिस हुआ था, ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाएगा। सिर्फ क्रॉसिंग ओवर वाली जगह पर ही ये क्रोमोसोम्स आपस में अटैच होंगे। अब ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कायस्मेटा। तो बस जहां पर कायस्मेटा बना हुआ है वहीं पर ये क्रोमोसोम्स अटैच है, बाकी हर जगह से ये हट चुके हैं। ठीक है, तो फिर ये डिप्लोटीन स्टेज में आप क्या पढ़ रहे हो? डिप्लोटीन स्टेज पे आप पढ़ रहे हो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की डिसोल्यूशन होगी, खत्म हो गया। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना कहां पे था? 2nd स्टेज पे, जाइगोटीन में। खत्म कहां पे हो रहा है? 4th स्टेज पे, डिप्लोटीन में। इसको याद रखना है। ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर रह गए इसको काइस्माटा बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो डिप्लोटीन स्टेज है कुछ वर्टिब्रेट्स के ऊ साइड में ये लंबे टाइम तक, कुछ ईयर्स तक चलती है। ये भी हमारा पीवाईक्यू है। फाइनल स्टेज जो होता है वो होती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस खत्म मतलब प्रोफेज 1 खत्म। प्रोफेज 1 खत्म मतलब क्रोमोसोम पूरे कॉम्पैक्टली दिख रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है। तीसरा, न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें डिसअपियर हो चुकी हैं। क्रोमोसोम अब कहाँ जा रहे हैं? मेटाफेज की तरफ जा रहे हैं। तो फटाफट से एक बार आपको मैं यहाँ पर समरी बता दूं इसकी, पैकेटीन वगैरह की, मतलब सॉरी प्रोफेज 1 की। देखो प्रोफेज 1 में जो पहली स्टेज हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, क्रोमोसोम हल्के हल्के कंपैक्टली अरेंज हो रहे हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगी है। ठीक है, और ये जो सेंट्रोसोम अपने थे ये अपोजिट पोल में जाने लगे हैं अभी।
ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स हमें थोड़े थोड़े से दिखने लगे, इसको बुके स्टेज बोल रहे थे। दूसरी स्टेज क्या थी? जाइगोटीन थी। तो जाइगोटीन में आपने क्या देखा था कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं। मान लो एक क्रोमोसोम ये हो गया क्रोमोसोम 1 का, क्रोमोसोम 1 की दूसरी कॉपी ये होगी, ठीक है। इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसको हम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, ऐसे ही सेम ये क्रोमोसोम नंबर 1 की एक कॉपी है, दूसरी कॉपी, ऐसे ही सेम आप क्रोमोसोम नंबर 2 की भी कॉपीज बना सकते हो, ठीक है। तो इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? साइनेप्सिस। जो ये क्रोमोसोम है इसको टेट्राड और बाइवेलेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया। तीसरी स्टेज हमारे पास के क्या थी? पैकिटीन। पैकिटीन में क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर। जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 1 होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्रोमोसोम नंबर 2, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब ये वाला और ये वाला, ये आपस में ऐसे क्रॉस ओवर करेंगे, इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, बीच में ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। इसको बोल रहे हैं कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना है, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है ये, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम लगा है और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। फिर जो स्टेज आपने पढ़ी थी वो आपने पढ़ी थी डिप्लोटीन। कौन सी स्टेज पढ़ी थी आपने? वो आपने पढ़ी थी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये डिसोसिएट हो चुका है, मतलब डिसॉल्व हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। सिर्फ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहाँ है? क्रॉसिंग ओवर वाली साइट में, सिर्फ क्रॉसिंग ओवर वाली साइट में ही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। तो ये जो एक्स शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कायस्माटा। क्या बोलते हैं? कायस्माटा। उस वर्टिब्रेट्स के कुछ उस साइड्स में ये कब तक होता है? कुछ ईयर्स तक होता है, काफी ईयर्स तक होता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखो अगली जो स्टेज आती है ना हमारे पास, मेटाफेज आती है। मेटाफेज में कुछ नहीं है। मेटाफेज में आपको क्या याद रखना है? अब तक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। गोल्गी अपरेटस वगैरह ये सारी चीजें भी प्रोफेज 1 खत्म होते होते तक खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, इनके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे और ये इक्वेटोरियल लाइन पे ऐसे अरेंज होंगे। ये होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटोरियल लाइन पे ऐसे अरेंज होंगे, मतलब यहाँ पर 2 इक्वेटोरियल प्लेट बनती है। ऐसे ही इधर भी आप बना दो, ये ऐसे अरेंज हो गए, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अरेंज हो गए। इसको दूसरे कलर से हम बना लेते हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2 और 2। यहाँ पर ऊपर से क्या आ रहे हैं? स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये सारा आप बेसिक में स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो जाएगा। ये एनाफेज 2 में ये क्या हो जाएंगे? ये सेग्रीगेट हो जाएंगे। जब माइटोसिस पढ़ा था एनाफेज में क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे थे, यहाँ क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो रहे, क्रोमोसोम ही सेपरेट हो रहे हैं। टीलोफेज में ये ऊपर चलेंगे, ये 2 क्रोमोसोम इधर और ये 2 क्रोमोसोम दूसरे पोल में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब कुछ वापस आ गया। फिर साइटोकाइनेसिस, ये सेल्स क्या हो गया? अलग। तो स्टार्ट कहाँ किया था कि एक सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है, एंड का हुआ 2 सेल्स में ये कन्वर्ट हो गए, ये ऐसे 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गए और दोनों में ऐसे 2-2 क्रोमोसोम रह गए, ठीक है। क्लियर है ये चीज? इस सारे को मैंने आपको समझा दिया। एक बार ऊपर एनसीईआरटी में भी इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। मेटाफेज में हमने ये पढ़ा कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह हमें दिख रहे हैं। एनाफेज 1 में हमने क्या पढ़ा? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन सेंट्रोमियर से स्प्लिट नहीं हो रहे, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, क्रोमैटिड नहीं हो रहे। ध्यान रखना है इस बात को, स्टार्टिंग से समझ रहे हो तो अब तक समझ में आ गया होगा। टीलोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएंगी। यहाँ पर ये जो इस टीलोफेज में ये जो सेल्स 2 बन रही है अंदर, इनको हम बोलते हैं डायड ऑफ सेल्स, हो जाएगा। अब देखो अब आगे हमारी स्टार्ट होनी है मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक स्टेज आती है जिसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखी हुई है। वो बोल रहा है ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्शन, दे डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस। जैसे ही मियोसिस 1 खत्म हुई है, ठीक है, टीलोफेज में दोबारा से क्रोमैटिन बन चुका है, लेकिन वहां पर क्रोमैटिन इंटरफेस जितना डेंस क्रोमैटिन नहीं बनेगा, क्योंकि साथ के साथ हमारा प्रोफेज 2 स्टार्ट हो गया, तो ये क्रोमोसोम दोबारा से कंडेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस लाइन का सीधा सा बस इतना सा मतलब है। अब यहाँ पर दोबारा कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रही है, मैंने मियोसिस स्टार्ट करवाया था तब भी बता दिया था। मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसी है, जो माइटोसिस में हो रहा था वो मियोसिस 2 में हो रहा है। कैसे? प्रोफेज 2 आया, मियोसिस 1 को आपने यहाँ छोड़ा,
देखो इस डायग्राम में देखो, प्रोफेज 2 आया, अब आपको यहाँ एक सेल में 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, 2 सेल बन गए, दोनों सेल में 2 क्रोमोसोम। अब स्पिंडल फाइबर अटैच हुए काइनेटोकोर से, मेटाफेज में ये एक प्लेट में आ गए, एनाफेज में क्रोमैटिड ही अलग हो गए, जैसे माइटोसिस में होता, क्रोमैटिड अलग हो गए, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह दोबारा होगी। इवेंचुअली आपको क्या मिल गए, 4 सेल, और सब में कितने कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, हो जाएगा ये सब कुछ। चले आगे, लास्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, देखो एक तो जर्म सेल्स बनाने में, मतलब गैमेट्स बनाने में हमें मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन की जरूरत है, हैप्लॉइड गैमेट्स बनाने में। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है, क्रॉसिंग ओवर हुई है मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है, तो यहाँ पर वेरिएशंस आएंगी, और वेरिएशंस इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। यहीं पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। फटाफट से इसके क्वेश्चंस जहां हमने छोड़े थे वहां से हम करना स्टार्ट करते हैं, फिर चलेंगे आगे। यहां से हमने इसके क्वेश्चन करने हैं, देखो लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। आपको आंसर बताना है। असर्शन में वो कह रहा है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो माइटोसिस की वजह से हो रहा है, तो बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की हूबहू लाइन है। माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इट ऑफर्स जेनेटिक स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, इक्वेशनल डिवीजन है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में उतने ही डॉटर में है, तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और वो उसकी एक्सप्लेनेशन भी है। फिर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट अबाउट माइटोसिस। माइटोसिस की बात की हुई है। सबसे पहले वो कह रहा है कंडेंसेशन हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअसेंबली, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट रही है। क्या क्रॉसिंग ओवर हो रही है माइटोसिस में? नहीं, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर देखो कंडेंसेशन हो रही है, हाँ क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, मेटाफेज वाली स्टेज पे वो इक्वेटर पे आ रहे हैं। फिर सेंट्रोमियर की डिवीजन हो रही है, सेग्रीगेशन हो रही है, और फिर टीलोफेज आ रहा है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चले आगे, रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बतानी है। देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बिल्कुल सही बात है। वो कह रहे हैं मियोसिस 2 में भी डीएनए रेप्लिकेशन होती है इस फेज में, आज ही के लेक्चर में 3 बार बता दिया। मियोसिस 1 से पहले जो इंटरफेज है वहां एस फेज में डिवीजन होगी, जब मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 आ रहा है, दोबारा से डिवीजन नहीं, दोबारा से रेप्लिकेशन नहीं होगी, दोबारा से डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी, तो यही इसका इनकरेक्ट है। बाकी हम पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर मियोसिस 1 होती हैं ये दोनों चीजें। 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं एंड में, ये भी चीज हम जस्टिफाई कर चुके हैं। फिर वो कह रहा है इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट क्रॉसिंग ओवर। सबसे पहले बोला हुआ कायस्माटा फॉर्मेशन, तो आपको पता है कायस्माटा फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो कायस्माटा फॉर्मेशन तो डिप्लोटीन में होती है, जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वगैरह सब डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसोल्यूशन हो जाता है उनका, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है वो क्या है, कायस्माटा। तो ए का हमारे पास 3 आ गया, ए का 3 हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, यहाँ बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हो बहुत इजीली। फिर बोल रहा है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर हमें पता है पैक्टिन में होती है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हमें पता है जाइगोटीन में होती है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा कहाँ पर होता है, तो डाइकाइनेसिस में होता है। हो जाएगा ये सारा कुछ। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है, करना इसको, स्क्रीन पोस्ट करो, इसका आंसर देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 2024 में, और ये भी 2000, मतलब ये सेम ही, आई थिंक मैंने 2 बार लगा दिया है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मणिपुर में 2023 में पूछा गया, कब होता है, अभी ऊपर भी हमने पढ़ा, तो ये डिप्लोटीन में होता है। बाइवेलेंट या टेट्राड फॉर्मेशन हमें कहाँ दिखती है, जहां साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, कौन सी स्टेज में, जाइगोटीन में। oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स गेट अरेस्टेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, कौन सी स्टेज में, डिप्लोटीन में, एनसीईआरटी की हूबहू लाइन है। विच स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट फॉर मंथ इन oocyte ऑफ डिप्लोटीन्स, oocyte ऑफ वर्टिब्रेट, 2022 में ओवरसीज में भी और 2022 के नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर वो बोल रहा है मियोसिस में जब क्रॉसिंग ओवर और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, कौन से एंजाइम की वजह से होता है, रिकॉम्बिनेस, सही बात है। लास्ट क्या है हमारे पास, आपको सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले वो कह रहा है साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पहले तो क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट होंगे ना, फिर साइनेप्सिस होगा, तो पहले आ जाएगा क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, तो पहले ऑप्शन बी आ गया। फिर इसमें साइनेप्सिस की फॉर्मेशन दिखाएगा, तो बी के बाद हमारे पास ए आ गया। फिर साइनेप्सिस होने के बाद वो क्या दिखाएगा, क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में। क्रॉसिंग ओवर के बाद हमारे पास क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर के बाद हम कौन सा स्ट्रक्चर देखते हैं, कायस्माटा। कायस्माटा के बाद हम ये देखते हैं कि टर्मिनलाइजेशन, सॉरी, इसके बाद हम देखते हैं कि जो वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व होता है, डिसोल्यूशन उसका होता है, तो कायस्माटा फॉर्मेशन होती है, तो हमारे पास ई आ जाएगा। और लास्ट में हम जो देखते हैं डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट।
फिर वो कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस बता दो पूरा का पूरा प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में। प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, क्या आप सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो रहा है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, कंपैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम। पहले तो कंपैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम ही हो रहा है, कंपैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम के बाद साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्रॉसिंग ओवर होगी, फिर काइस्माटा फॉर्मेशन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा, और प्रोफेज खत्म होते होते तक न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन होगा। तो पहला पॉइंट ही आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि प्रोफेज 1 में न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन प्रॉपरली बिल्कुल लास्ट में हो रहा है। तो ये ए तो अपने पास लास्ट में ही आना चाहिए था, तो यहां से भी आंसर आपको मिल जाता। इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड साइनेप्सिस टेक प्लेस। इस प्लेस को, ये कौन सी स्टेज पे होता है, जाइगोटीन में होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहां पर हमें दिखता है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर की साइट है वहां दिखता है। अगला क्वेश्चन, ये स्टेजेस बोले हुए हैं, ऊपर 2 बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, स्क्रीन को पॉज करो, आप इसको करने की कोशिश करो, बहुत इजी है। मियोसिस 1 में साइनेप्सिस कहां हो रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जाइगोटीन में हो रहा है। प्रोफेज, विच स्टेज ऑफ माइटोटिक प्रोफेज शोन एज इट्स टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा, काइस्माटा की टर्मिनलाइजेशन कब होगी, डाइकाइनेसिस में होगी। क्लियर है, देखो कितने रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन और सब एनसीईआरटी में से। इनकरेक्ट बताना मियोसिस के लिए, वो कह रहे हैं मियोसिस में ना 2 स्टेजेस होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये ऊपर पड़ा हुआ है। मियोसिस 1 इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस सिस्टर क्रोमैटिड एट एस्पेस, ये भी सही है। फिर वो बोल रहे हैं मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में पेयरिंग अप होती है, यही रोंग है हमारे पास। वो कह रहा है मियोसिस 2 के बाद 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, करेक्ट है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनेप्सिस साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज, बाइवेलेंट भी कहते हैं और टेट्राड भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, देखो क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं, सॉरी क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग पोल्स पे कब जाते हैं, एनाफेज 1 में, लेकिन क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स कब स्प्लिट होते हैं, एनाफेज 2 में। इसको करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, एनाफेज 2। देखो कितनी बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। द स्टेज ड्यूरिंग विच द सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस एट, सेपरेशन कब होना स्टार्ट होती है, तो ये डिप्लोटीन में होना स्टार्ट होती है, क्योंकि वहां पर उससे पहले मतलब क्या हो चुका था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व हो चुका था, उसकी डिसोल्यूशन हो चुकी होती है। सम dividing cell exit the cell cycle and enter vegetative inactive phase G naught. The process occurs at the end of G1 phase के end पे ये process start होता है। Dissolution of synaptonymal complex occurs during, डिप्लोटीन में synaptonymal complex का क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है। करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। क्रॉसिंग ओवर पहले होगी क्या, सबसे पहले तो साइनेप्सिस होगा, साइनेप्सिस के बाद क्रॉसिंग ओवर होगी, फिर काइस्माटा बनेगा, फिर काइस्माटा की टर्मिनलाइजेशन होगी, लास्ट में न्यूक्लियोलस वगैरह डिसअपियर होगा। अगला क्वेश्चन, पैकेटीन मेटाफेज डाइकाइनेसिस जाइगोटीन। पैकेटीन में तो हमें पता है क्या होता है, क्या पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, तो क्रॉसिंग ओवर देखो इसमें ए का तो 3 हो गया, ए का 3 एक ही ऑप्शन में, आंसर हमें मिल गया। मेटाफेज में आपको पता है इक्विटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम अलाइन होते हैं। डाइकाइनेसिस में आपको पता है काइस्माटा का टर्मिनलाइजेशन होता है, इतने क्वेश्चन में कर लिया। और जाइगोटीन में आपको पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है जब। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन है, अगर वो डिग्रेड हो गया माइटोसिस के टाइम पे तो क्या होगा, देखो वो क्या करता है, क्रोमैटिड्स को सेपरेट करवाता है, सेग्रीगेट करवाता है। अगर वही डिग्रेड हो गया तो क्रोमोसोम्स जो है वो सेग्रीगेट नहीं होंगे, क्रोमोसोम्स मतलब जो है वो क्रोमैटिड्स जो है वो सेग्रीगेट नहीं होंगे। तो आंसर सी इसका क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो देखो 50 मिनट्स के अंडर हमारे सारे पीवाईक्यू भी हुए हैं और पूरी एनसीईआरटी भी हुआ है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो कमेंट सेक्शन में मैंने फर्स्ट कमेंट को पिन किया है, आप बाईक्यूज ऐप को डाउनलोड करके ये नोट्स को ले सकते हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगला चैप्टर आपको जो भी चाहिए वो प्लीज बताना।